गोद में पैदा हुआ फौलादी वो इंसान, हिमालय सा जिगरा लिए था निडर वो इंसान। वल्लभ आजादी के अमर सितारे, एकता के सिरजनहार, वल्लभ शूरवीरता के आईने, जय 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 सरदार। तुझे मैं आज तक मसरूफ़ दरसोवास पाता हूँ, तेरी हस्ती मुकम्मल आगही मालूम होती है। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है कौमी यकजहती और सरदार पटेल। आज मुल्क मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143वां यौम पैदाइश एकता दिवस के तौर पर मना रहा है। सरदार पटेल एक ऐसा नाम जिन्होंने इस मुल्क को एक धागे में पिरोने का काम किया, और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मरकज़ी हुकूमत सरदार पटेल की खिदमत से नई नस्ल को वाकिफ़ कराने का काम बखूबी अंजाम दे रही है। सन 1875 का वो दिन जब इस अजीम रहनुमा की इस दुनिया में आमद हुई। किसान लीडर से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक और आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान की सरहदों के तयन और रियासतों के इल्हाक़ तक सरदार पटेल ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया वो बेशक काबिल रश्क है। आज़ादी के बाद रियासतों में बटे हुए हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोने का काम जिस शख्स ने अंजाम दिया वो है सरदार पटेल। आज़ादी से कबल हिंदुस्तान 565 रियासतों में बटा हुआ था, और जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा, आज़ाद किया, उस वक्त कुछ हुक्मरान, कुछ नवाब, कुछ महाराजा ये ख्वाब देख रहे थे कि वो आज़ाद हुक्मरान बनेंगे। सरदार पटेल ने उन्हें एहसास कराया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ के नवाब को उन्होंने काबू में किया, जो हिंदुस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे। यकीनन हिंदुस्तान का आज जो नक्शा हमारे सामने है वो सरदार पटेल की ही देन है। जय 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 सरदार। मुल्क को आज़ाद कराने में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मुल्क की तामीर में अहम ताउन देने वाले सरदार पटेल की खिदमत को गुज़िश्ता हुकूमतों ने भले ही नज़रअंदाज किया हो, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत न सिर्फ उनके यौम पैदाइश पर उन्हें याद कर रही है, बल्कि उनकी सोच को ज़मीन पर उतार कर उनके ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुँचा रही है। आइए नज़र डालते हैं कि सन 1875 को गुजरात के नाडियाद में पैदा होने वाली ये शख्सियत किस तरह मर्द आहन बनी। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जो न सिर्फ कसरत में वहदत और जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद व मुमताज़ मकाम रखता है, बल्कि सियासी क़यादत ने जो पहचान और मजबूती इस मुल्क को दी है, उससे ये मुल्क आज एक अजीम मुल्क बन चुका है। तारीख के औराक को पलटकर देखें तो इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने में जहां बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वहीं हमारे रहनुमाओं की सियासी दूरंदेशी और इंतजामी सूझबूझ ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में नुमाया रोल अदा किया। वहीं आज़ादी के बाद रियासतों में बटे इस मुल्क को मुत्तहिद करने का सेहरा जिस रहनुमा के सर जाता है, उसका नाम है मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक होने के दो कारण हैं। पहला कारण कि उन्होंने रियासतों को भारत में विलय किया, और विलय की प्रक्रिया में जिन रियासतों में, जिसमें विशेषकर हैदराबाद के निज़ाम ने जो आपत्तियां दर्ज कराई, जिस प्रकार से भारत विरोधी रवैया अपनाया था, उसमें उन्होंने अपने ही साथियों, खास करके स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विपरीत जाकर निज़ाम को बाध्य कर दिया भारत में विलय करने के लिए। इसलिए यदि हम कल्पना करें कि सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री नहीं होते तो भारत की तस्वीर क्या होती। सरदार पटेल का यदि वश चलता तो कश्मीर का मुद्दा उसी वक्त समाधान हो गया होता और ये अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका नहीं होता। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, सरदार पटेल ने भारत की पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के अनुकूल देश के नीतियों के निर्माण में, देश के नीतियों के कार्यान्वयन में अपना योगदान किया। एक उनका तीसरा पक्ष है कि सरदार पटेल कानून व्यवस्था के मामले में
जाति, धर्म, संप्रदाय को बीच में नहीं लाते थे। यही कारण है कि वे सबसे सफल गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कारनामे हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, उनको दो तीन तरीके से याद किया जा सकता है। एक, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उन्होंने जो अपना कारनामा दिखाया है वो अनपैरेलल्ड है। वो किसानों के नेता थे, आने वाले वक्त में गुजरात के नेता बने और फिर और आने वाले वक्तों में पूरे मुल्क के एक अजीम रहनुमा की शक्ल में उभर के सामने आए। दूसरे नज़रिए से देखें तो पटेल परिवार से आने के बाद, वकालत में डिग्री पाने के बाद, बहैसियत वकील के काम करने के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहैसियत एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के तौर पे, यानी आइन साज के तौर पर उनकी जो रहनुमाई रही है, उनके जो कारनामे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क को याद रखना चाहिए और खराज अक़ीदत भी पेश करनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहूँगा वो कि आमतौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम केवल इस तरह से याद करते हैं कि वो बहुत बड़े रहनुमा थे देश को यूनाइट करने के नज़रिए से। ख़ासतौर से वो जो तमाम सारे राजे और अजवाड़े थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सब लोगों को एक जगह जमा किया, उनकी रियासतें ख़त्म करी और ये कहा कि सब लोगों को मुल्क में जम हो जाना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। लेकिन इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के और भी कुछ एक कारनामे हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। मिसाल के लिए वो दलितों के ख़िलाफ़ जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का जो माहौल रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा उसकी मुखालफत करी और ये कहने की कोशिश करी कि उनके साथ जो रवैया हम अख्तियार करते हैं वो नहायत ही नाज़ेबा है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको अपने भाई के तौर पर ट्रीट करें। आज़ाद हिंदुस्तान और जदीद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिले के हैसियत से सरदार पटेल ने मुल्क की सालमियत, हिंदुस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो काम किया है वो नाकाबिल फरामोश है और वो तमाम हिंदुस्तानियों पे एक एहसान है। वज़ीर दाखिला से पहले आज़ादी की जद्दोजहद में और उससे पहले अदम ताउन तहरीक में सरदार पटेल की जो कार्रवाई है, जो उनकी कामयाबी है, जो उनकी सरगर्मियां हैं, उनको हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। गुजरात की सरज़मीन से किसानों, कमज़ोरों और दूसरे कुचले हुए तबके के लोगों को लेके सरदार पटेल ने जो क़यादत की है और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम रुकन की हैसियत से हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पे उभरे हैं और जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में रोल अदा किया है, उसको हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की तारीख भुला नहीं सकती। आज़ादी हासिल करने के बाद मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना था, लेकिन अपनी समझबूझ और अज़्म से सरदार पटेल ने हमें मुल्क का वो नक्शा दिया जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है। मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार पटेल की पैदाइश 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड गांव में एक किसान कुनबे में हुई थी। आगे चलकर मुल्क की रहनुमाई करने वाले सरदार पटेल ने छोटी सी उम्र में ही अपनी क़यादत का लोहा मनवा लिया था, जब उन्होंने महज 6ठी जमात में ही अपने स्कूल के खिलाफ होने वाली हड़ताल की क़यादत की। उसके बाद उन्होंने अवामी खिदमात के लिए जो कुछ किया वो तारीख के सुनहरे बाप के तौर पर मौजूद है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको देखकर लगता है राजनीति कोई करे तो ऐसे करे, नेता हो तो ऐसा हो, गृह मंत्री हो तो ऐसा हो, और शुचिता, स्वच्छता, ईमानदारी, इस सब की मिसाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती 31 अक्टूबर। सबसे पहले तो कोटि कोटि प्रणाम उस महान आत्मा को जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया भारत की एकता और अखंडता के लिए। उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में रहा है। उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थीं उन सबको इकट्ठा करना और
भारत का जो आज स्वरूप हम देखते हैं वो शायद ऐसा नहीं होता अगर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता मिलने के बाद में सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल न होते तो। 1912 में लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद सियासत में सरदार पटेल ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ मुल्क की आजादी की तहरीक में शामिल हो गए। बाबा कौम महात्मा गांधी की सोहबत में आने के बाद उन्होंने अदम ताउन और अदम तशद्दुद का इस्तेमाल कई तहरीकों में किया। तहरीक आजादी के साथ साथ मुल्क में किसान तहरीक के रूह रवां भी भारत रत्न सरदार पटेल ही थे। साल 1928 में गुजरात की बारदोली तहरीक भी तारीखी है, जब सरदार पटेल की क़यादत में बरतानवी हुकूमत को किसानों पर लगने वाले टैक्स को वापस लेना पड़ा, जिसके बाद उनके मद्दाहों ने उन्हें सरदार का खिताब दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसानों की समस्याओं से, किसानों के आंदोलन को लेकर किया। उनके नेतृत्व के कारण एक बार नहीं कई बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, किसानों पर लगाए गए टैक्स को और रिप्रेसिव कानूनों को वापस लेना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह का हम सब नाम सुने हैं। इस सत्याग्रह के सूत्रपात स्वयं सरदार पटेल थे और सरदार पटेल के कारण पूरे देश के किसानों में एक संदेश गया। हम एकजुटता के साथ न सिर्फ अपने हितों के लिए बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भारत में आर्थिक दमन और राजनीतिक दमन के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। ये किसान नेता थे, लेकिन सिर्फ किसान नेता नहीं रहे। जब ये मुल्कगीर पैमाने की सियासत में शामिल हुए तो दूसरे तमाम सारे लोग किसान नेता के तौर पर उभर करके सामने आए। लेकिन हाँ, शुरुआत इन्होंने किसानी स्ट्रगल से किया है, ये हमें याद है। आजादी की तहरीक में अपना लोहा मनवा चुके सरदार पटेल ने आजाद भारत में और भी पुरअसर रोल अदा किया। रियासतों में बटे हिंदुस्तान को यकजा करने और मुल्क को एक धागे में बांधने का काम आसान नहीं था। उस वक्त नामुमकिन से लगने वाले इस काम को सरदार पटेल की सलाहियत, दूरंदेशी और इंतजामी सूझबूझ ने मुमकिन बना दिया। जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। सरदार पटेल ने उस वक्त 565 रियासतों में तकसीम मुल्क में नवाबों, महाराजाओं और निजामों को ये एहसास दिलाया कि जमहूरी निजाम बनने में ही उनकी भलाई है। अपनी काबिलियत और सियासी दूरंदेशी से उन्होंने छोटी रियासतों को यकजा किया और हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को काबू में किया, जो पहले हिंदुस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे। वाकई एक बिखरे हुए मुल्क को बिना खून खराबे के मुत्तहिद करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसके बाद वो मर्द आहन कहलाए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही शख्सियत थी कि छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ हिंदुस्तान यकजा हुआ। आज यकजहती के लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी ज़िम्न में आज का दिन भी खास रहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 182 मीटर ऊंचे मुजस्समे की रोनुमाई की। दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे की तामीर जहां एक जानिब सरदार पटेल को सच्ची खराज अकीदत है, वहीं ये अपनी खूबसूरती और बनावट की वजह से इंजीनियरिंग की एक मिसाल भी है। जहां सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से मुत्तहिद किया, वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकजहती की अलामत स्टैचू ऑफ यूनिटी की तामीर कराकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमन व यकजहती का पैगाम आम करने में हिंदुस्तान हमेशा आगे रहेगा। आइए नज़र डालते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की तामीर कैसे मुमकिन हुई और किस तरह आज का ये दिन तारीख के औराक में रक़्म हुआ। जय 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 सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस हकीकत से भी बखूबी वाकिफ थे कि महज सियासी एतबार से इस मुल्क की तश्कील नौ काफ़ी नहीं होगी। वो समझते थे कि हिंदुस्तान की ज़ख्मी तहजीब पर भी मरहम रखने की सख्त ज़रूरत है और उसे माजी की ग़ुलामी
और मायूसी से निजात दिलाने पर उन्होंने जोर दिया और 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर को दोबारा तामीर करने का अज़्म किया। हिंदुस्तानी यकजहती की बुनियाद रखने वाले सरदार पटेल ने न सिर्फ हमें आज का हिंदुस्तान दिया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मुल्क के लिए खिदमत का जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मुल्क के लिए उनकी गिरां कदर खिदमत के सिले में 1991 में उन्हें बादअज़मर्ग भारत रत्न से सरफराज किया गया। मुल्क का बेशकीमत सरमाया और जदीद हिंदुस्तान के मैमार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी और कारनामे सिर्फ तारीख के औराक तक सिमट कर रह जाएं, ये किसी को भी कबूल नहीं होगा। उनकी हयात व खिदमत और हुब्बुल वतनी हमें आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी क़यादत निभाई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसके बाहर बहैसियत होम मिनिस्टर के, बहैसियत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, पूरे सरकार को एक स्टेबिलिटी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में जो दूसरे सारे कंपोनेंट्स थे सरकार के, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम सतून थे। और वहाँ से अगर ऐसे देखा जाए तो उन्होंने बहुत स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम पहुँचाने की कोशिश करी हिंदुस्तान को, उसकी सियासत को और इंतज़ामिया को, जिसको गवर्नेंस कहते हैं। उस नज़रिए से देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा रोल है और उसी तनाजुर में हमें उनका जायज़ा लेना चाहिए। देश की आज़ादी, मुल्क की सालमियत, सब के लिए किसी से कम उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है। पूरे हिंदुस्तान को मुनज़्ज़म करने, उसे मजबूत करने में सरदार पटेल को रोल को भुलाया नहीं जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई वजीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी ने की, जो अपने आप में एक अनोखा, नायाब और दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देता है। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है। भारत की पहचान, भारत के सम्मान के लिए समर्पित एक विराट व्यक्तित्व का उचित स्थान देने का एक अधूरापन लेकर के आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे। आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने
गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। सरदार साहब के इस आशीर्वाद के लिए, देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। ये मुजस्समा न सिर्फ मुजाहिद आज़ादी और जदीद हिंदुस्तान के मैमार की कहानी बयान करता है, बल्कि ये एक ऐसा मुजस्समा भी होगा जो इत्तेहाद और यकजहती का दुनिया भर को पैगाम देगा। दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे का संगे बुनियाद मौजूदा वजीर आजम और उस वक्त के गुजरात के वजीर आला जनाब नरेंद्र मोदी ने 2013 में रखा था। एकता का स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। मर्द आहन के मुजस्समे की तामीर पर नजर डालें तो इस मुजस्समे का डिजाइन पद्म भूषण रामवीर सुतार ने तैयार किया है और इसकी तामीर में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आज जब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के दस्ते मुबारक से इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में आ चुकी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे न सिर्फ सियाहत को फरोग हासिल होगा, बल्कि सरदार पटेल की मुल्क के तई खिदमात का एतराफ भी हो सकेगा। उनकी प्रतिमा का अनावरण सिर्फ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि इस सरकार ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मामले में भारत की सरकार, भारत की जनता सरदार पटेल के रास्ते पर चल रही है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला अभिप्राय तो यह है कि किसी भी प्रकार की अलगाववादी, देश विरोधी प्रवृत्ति को और ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा सकारात्मक अभिप्राय है कि देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को वह संदेश जाएगा कि सरदार पटेल ने किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से अपने परिवार, अपनी जाति, बिरादरी, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश की राजनीति में, देश के राष्ट्रीय स्थिति में जो योगदान दिया वह अकल्पनीय है। और उनके रास्ते पर चलकर ही हम जिस भारत को एक विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, वह विश्वगुरु बनाना संभव होगा। ये कहना बिल्कुल गलत न होगा कि 15 दिसंबर 1950 को हमसे जुदा होने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की फिक्र और मुल्क को इत्तेहाद और तरक्की की राहों पर ले जाने के उनके ख्वाबों को पूरा करने का जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, उससे सरदार पटेल हमेशा हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। अजीम मुजाहिद आज़ादी और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तामीर के रूह रवां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हिंदुस्तान हमें दिया, उसे आगे ले जाने में और सरदार पटेल के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने में हम सब भी हिस्सेदार हैं और ये फ़िक्र हमें मौजूदा हुकूमत ने दी है। बेशक अगर हम उस अजीम रहनुमा की फ़िक्र को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की रहनुमाई की तलबगार होगी। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये ख़ास पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।
सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा